नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। इससे संबंधित सभी सेगमेंट पर चर्चा करेंगे, जैसे इसका गठन कैसे होता है, इसकी संरचना क्या है, त्यागपत्र किसे दिया जाता है, इसका कार्यकाल कितना है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है। देखो, हर एग्जाम में आपको 2 या 3 प्रश्न आयोग से संबंधित देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको सभी आयोग के गठन, संरचना, त्यागपत्र, कार्यकाल, उद्देश्य और कार्य के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम राजस्थान के और भारत के सभी आयोग के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्रावधान से कि इसका संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि संसद के कानून के द्वारा बाद में इसका गठन किया गया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये संस्थान देश के संविधान में नहीं लिखे गए हैं, यानी उन्हें गठित करने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना होगा। इसलिए ऐसे निकाय गैर संवैधानिक निकाय है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। तो जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद में कानून बनाकर इनका गठन किया जाता है। इसके बाद बताया गया है यह एक परामर्शकारी निकाय है। परामर्शकारी का मतलब ये हुआ कि केवल मामले की जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता है। मतलब राजस्थान राज्य महिला आयोग किसी भी मामले की जांच तो कर सकता है, लेकिन उसके बारे में दंड नहीं दे सकता है। इसके बाद इसके गठन के बारे में बताया गया है। तो 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। 15 मई 1999 को गठन से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। इसके बाद बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। कुल 5 मेंबर जो है वो इसमें होते हैं। अध्यक्ष समेत 4 सदस्य होते हैं। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 में संरचना का उल्लेख किया गया है। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 में इसकी संरचना का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसके बाद इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष होता है। आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य, यहाँ पर देखो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, यहाँ पर इनका अलग अलग कार्यकाल नहीं है, बल्कि अन्य जो आयोग है उनमें आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर संयुक्त रूप से इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष है। आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आयोग के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न जो है वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके त्यागपत्र के बारे में। ये राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो देखो, आयोग की अध्यक्ष या सदस्य, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। सदस्य और अध्यक्ष कभी भी राज्य सरकार को अपना लिखित या हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए समान प्रक्रिया है। इसके बाद इसकी गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। 3 व्यक्ति अध्यक्ष सहित। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? राज्य महिला आयोग में कुल 5 सदस्य हैं और गणपूर्ति यहाँ पर बताया गया है 3 व्यक्ति अध्यक्ष सहित। अगर आपको पता नहीं है तो गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि किसी सभा या कार्य के संचालन के लिए आवश्यक सदस्यों की कम से कम जो संख्या होती है उसे गणपूर्ति कहते हैं। मतलब इसमें 5 कुल सदस्य हैं और जब इसकी बैठक होती है तो 3 सदस्य अध्यक्ष सहित उपस्थित होने जरूरी है। इसी को गणपूर्ति कहते हैं। तो आयोग की बैठक हेतु गणपूर्ति जो है वो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुल 5 सदस्य हैं। गणपूर्ति के लिए 3 व्यक्ति चाहिए, वो भी अध्यक्ष के सहित। इसके बाद बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ पर देखो, अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए समान प्रक्रिया है। दोनों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्ति की जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं बैठक की। तो कम से कम 2 माह में एक बार, मतलब ये हुआ कि 2 महीने में कम से कम 1 बैठक होना आवश्यक है। 2 महीने में 1 बैठक होना आवश्यक है। इसके बाद बताया गया है वेतन और इसकी सेवा शर्तें। तो राज्य सरकार निर्धारित करती है। मतलब ये हुआ कि ये निश्चित नहीं है, लेकिन राज्य सरकार समय समय पर इसको निर्धारित करती है। अब इसके बाद देखो, पद से हटाना। तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री इन्हें पद से हटाएगा, वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह से मुख्यमंत्री पद से हटाएगा। राज्य सरकार इनको पद से हटा सकती है। हटाने के कारण, तो यहाँ पर देखो हटाने के जो कारण हैं वो कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर हटाने के कुल 5 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। कोई भी सदस्य या अध्यक्ष जो है वो लगातार 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा कारण है दिवालिया।
दिवालिया का यहाँ मतलब होता है कंगाल। कंगाल से मतलब हुआ कि कर्ज चुकाने में जो असमर्थ होता है उसे कंगाल बोलते हैं। अगर दिवालिया हो जाए तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तीसरा कारण है असमर्थता, मतलब कार्य करने में समर्थ ना रहे तो उसे असमर्थता बोलते हैं। इस कारण भी उसे पद से हटाया जा सकता है। 4 नंबर कारण है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद अगला 5 नंबर कारण है विकृत चित्त के आधार पर, मतलब अगर मानसिक रूप से वो रोगी है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है वार्षिक रिपोर्ट, मतलब अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये किसे सौंपेगा। तो कुछ आयोग जो है उनमें वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपी जाती है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है इसकी शक्तियाँ। तो सिविल कोर्ट के समान इसकी शक्तियाँ होती हैं। सिविल कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वही शक्तियाँ इसको दी गई है। अब देखो इसके कार्य भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर पहला कार्य है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच करना और राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु अनुरोध करना। यहाँ पर देखो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कार्यों की जांच करना, मतलब महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की जांच करना और राज्य सरकार को उसकी कार्यवाही के लिए अनुरोध करना। इसके बाद अगला कारण बताया गया है महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना, मतलब महिलाओं से संबंधित जो वर्तमान कानून हैं उनमें जो कमियां हैं उनकी समीक्षा करना और उनमें संशोधन की सिफारिश करना, राज्य सरकार से उनमें संशोधन करने की सिफारिश करना। इसके बाद अगला कार्य है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना, मतलब महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं उन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करना, इसका एक कार्य भी है। इसके बाद अगला कार्य है यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो उसके बारे में ये समय जांच कर सकता है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर, ईमेल के आधार पर, फैक्स के आधार पर सीधी जनता से संवाद करने के बाद यह व्यक्तिगत सुनवाई, डाक द्वारा प्रतिवेदन स्वीकार कर सकता है। मतलब इन किन्हीं भी कारणों से यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की जाँच कर सकता है। अब इसके बाद कुछ अन्य तथ्य दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको नोट कर लेना है या याद कर लेना है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें पहला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को बनाया जाता है। उसके बाद दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष यूएनओ ने 1975 में बनाया। यूएनओ ने 1975 का वर्ष जो था वो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में बनाया। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है ये 1976 से 1985 के बीच 10 साल का जो वर्ष टाइम था उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में बनाया गया। उसके बाद अगला फैक्ट है राष्ट्रीय महिला नीति। देखो राष्ट्रीय महिला नीति कब जारी की गई, तो ये 1996 में, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला नीति 1996 में जारी की गई। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय महिला नीति 1996 में जारी की गई। अगला है राज्य महिला नीति। राज्य महिला नीति कब जारी की गई, तो 8 मार्च 2000 को राज्य महिला नीति जारी की गई। देखो 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को ही राज्य महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई। तो ये दोनों फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ये बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले फैक्ट हैं। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट दिए गए हैं। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष। देखो प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, तो ये कांता कथूरिया थी। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कांता कथूरिया थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष। वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष मतलब वर्तमान 2023 में, ये जून 2023 तक का अपडेट है, ये जून 2023 तक का अपडेट है। इसमें बताया गया है वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष है। इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती और महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है वो कांता कथूरिया थी। प्रथम अध्यक्षता कौन थी, कांता कथूरिया। आपको ये फैक्ट ध्यान में रखने हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आयोग से संबंधित और भारत के जितने भी आयोग हैं और राजस्थान के जितने भी आयोग हैं उन सभी आयोग से संबंधित हम वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है,
वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।